वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में हम सारी बेसिक बातें कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं समझी तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर पर जॉन लॉक के क्या व्यूज हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इन वीडियोस को तरतीब से एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करता हूँ। इन्हें स्किप किए बगैर इसी तरतीब से देखेंगे तो ही क्लैरिटी मिलेगी। तो आइए ह्यूमन नेचर से बात शुरू करते हैं। जॉन लॉक की पूरी पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले उसके ह्यूमन नेचर के आइडिया को समझें। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट से हमें मालूम होता है कि लॉक के ख्यालात हॉब्स जैसे पेसिमिस्टिक नहीं थे, बल्कि वो तो इंसानों को एक रैशनल और सोशल क्रिएचर समझता था। इंसान जब पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, एक कोरे कागज या स्लेट की तरह जिस पर पहले से कुछ ना लिखा हो, कोई इनेट आइडियाज ना हो। इंसान जो भी सीखता है इस दुनिया में आने के बाद सीखता है। कैसे? अपनी अकल, तजुर्बे और सेंसेस को इस्तेमाल करके। हमारी सेंसेस और इंटेलेक्चुअल पावर्स हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। यानी लॉक ने इस बात को रद्द कर दिया कि खुदा ने हमें कुछ बातें सिखा कर दुनिया में भेजा है या हमारे अंदर पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। इंसानों की यही सीखने और समझने की खूबी उन्हें जानवरों से अलग करती है और इस लायक बनाती है कि वो अपने और दूसरों के लिए सही फैसले करें। इंसान ने अपने तजुर्बे से सीखा है कि अगर वो किसी पर जुल्म करेगा तो दूसरा भी उस पर जुल्म ही करेगा। सच तो ये है कि हम सब अपने लिए एक पुरअमन जिंदगी चाहते हैं जिसमें हमें जीने की आज़ादी मिल सके। फिर लॉक ने यह भी बताया कि इंसान फितरती तौर पे एक सोशल क्रिएचर है जो इंसाफ, भाईचारा और समाजी मोहब्बत जैसे जज्बात को अपनाता है। नेचुरली लोग दूसरों के साथ ऐसे ही पेश आते हैं जैसे वो चाहते हैं कि दूसरे उनके साथ पेश आएं। और ये सोशल वैल्यूज किसी बादशाह या चर्च ने नहीं बताई, बल्कि ये इंसान का अपना तजुर्बा है। रीजन और एक्सपीरियंस से हम ये जान चुके हैं कि वही समाज अच्छा है जिसमें अमन और आज़ादी हो। लॉक से पहले थॉमस हॉब्स ह्यूमन नेचर पर एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी दे चुका था। हॉब्स की बातों ने लॉक को इंस्पायर किया कि वो भी स्पेक्यूलेट करे कि पुराने जमानों में लोग रियासत के बगैर कैसे जिंदगी गुजारते थे। यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि हॉब्स और लॉक की बातों में क्या फर्क है। मैं हॉब्स पर तो वीडियोस बना चुका हूं। अब हम लॉक की स्टेट ऑफ नेचर की सैर करते हैं। रियासत के इख्तियार को समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि आखिर रियासत कैसे वजूद में आई एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पावर। हॉब्स की तरह लॉक भी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हजारों साल पीछे चला गया। मैंने अभी बताया कि मैन इज अ सोशल एंड रैशनल क्रिएचर। हम जब स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे तो हम नेचुरल लॉज को ओबे करते थे। ये नेचुरल लॉज हमने अपनी रीजन और तजुर्बे से सीख लिए थे। स्टेट ऑफ नेचर में लोग ये भी समझ चुके थे कि वो आज़ादी से जीने के लिए पैदा हुए हैं। वो मेहनत करके जो भी हासिल करते हैं उस पे उनका हक है। मार पीट के कोई किसी से उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। इस जिंदगी में कोई किसी का मालिक नहीं था, किसी को दूसरे पर कोई अथॉरिटी नहीं थी। वहां लोग एक पुरअमन और समाजी जिंदगी गुजार रहे थे। सेकंड ट्रीटिस में लॉक कहता है कि तमाम इंसान नेचुरली इक्वल हैं। कोई भी ताकत उन्हें खुद की मर्जी के बगैर काबू में नहीं रख सकती। और स्टेट ऑफ नेचर में भी ऐसा ही था। सब बराबर थे, सबको बराबर के नेचुरल राइट्स हासिल थे। नेचर ने इंसान को सिखा दिया कि अगर वो दूसरे के हकूक का ख्याल नहीं करेगा तो दूसरे भी उसे हकूक नहीं देंगे। इसीलिए अगर कोई नेचर के लॉस को तोड़ता तो बाकी लोग उसे सजा देते थे। और यूं इंसान ने स्टेट ऑफ नेचर में एक लंबे अरसे तक काफी पीसफुल जिंदगी गुजारी।
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسٹیٹ آف نیچر کی زندگی اتنی ہی اچھی تھی تو لوگوں نے ریاست کیوں بنائی؟ سوچو۔ لاک نے اس کے جواب میں 3 ریزنز بتائی: ایبسنس آف نون لا، ایبسنس آف نون ایگزیکٹو اور ایبسنس آف نون جج۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی لوگوں کے نیچرل رائٹس ہیں، لیکن ان رائٹس کو گارنٹی کرنے کے لیے کوئی اسٹیبلشڈ لا بھی تو ہونا چاہیے۔ ایسا قانون جو نہ صرف لکھا ہو بلکہ سب کو معلوم بھی ہو۔ ایسے قانون کے بغیر جب لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اسی طرح وہاں کوئی حکومت بھی نہیں تھی جس سے سب واقف ہوں۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو قوانین کو لاگو کرے۔ ایسی صورتحال میں کامن گڈ کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اسٹیبلشڈ ایگزیکٹو اتھارٹی موجود ہو جو لوگوں کو پیس اور سیکیورٹی دے اور ان کے نیچرل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے۔ پھر اسٹیٹ آف نیچر میں کوئی انصاف کرنے والا بھی نہیں تھا، اسی لیے لوگوں کو خود اپنی عقل سمجھ کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا تھا۔ لوگ پراپرٹی اور چیزوں پہ لڑتے تھے اور مظلوم آدمی کے پاس اکثر اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ظلم کرنے والے کو سزا دے سکے۔ اسی لیے اسٹیٹ آف نیچر میں ایک جج کا ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف نیچر میں بے شک آزادی، برابری اور اچھی زندگی مل رہی تھی، لیکن وہاں کوئی فارمل اتھارٹی نہیں تھی جو قانون لاگو کرے اور لوگوں کو ایک جیسا انصاف دے سکے۔ ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں منظم ہو کر ایک ریاست بنانی چاہیے، اور اس ریاست کی بنیاد سوشل کانٹریکٹ پہ رکھی جائے گی۔ یہی سوشل کانٹریکٹ سماج اور حکومت کو جنم دے گا، اور یوں ہر بندے کو اس کے نیچرل رائٹس ملیں گے۔ لاک کا یہ سوشل کانٹریکٹ والا آئیڈیا فیسینیٹنگ تو ہے ہی، ساتھ ہی ہمارے لیے بہت معنی خیز بھی ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ جمہوری ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو لاک کی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر ریاست کس بنیاد پر قائم ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں اسی سوشل کانٹریکٹ سے بات شروع کریں گے اور پھر جان لاک کے باقی آئیڈیاز سمجھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک تھامس ہابس کی اسٹیٹ آف نیچر اور سوشل کانٹریکٹ نہیں سمجھا تو یہاں کلک کریں۔ میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ سی یو ان دا نیکسٹ پارٹ۔ خدا نگہبان۔